सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन का पार्ट 2, राइट। इससे पहले हमने एक पार्ट इसका डिस्कस किया था जिसमें हमने इसका फंडामेंटल डिस्कस किया था, जिसके अंदर इसके डेफिनेशन, इसकी क्लासिफिकेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर, राइट। और थोड़ा सा हमने इसकी पोजीशन के बारे में देखा था कि नाउन कैसे कैसे आता है एज ए सब्जेक्ट बन के, जेरेंड बन के भी नाउन को लगाया जा सकता है सब्जेक्टिव केस बना के, उसको ऑब्जेक्टिव केस बना के ऑब्जेक्ट बन के भी नाउन आ सकता है, राइट। इन्फिनिटी बन के भी नाउन आ जाता है। और थोड़े से आपको इसके शॉर्टकट बताए थे कि कैसे कैसे जो है सफिक्स लगा के जो है आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो नाउन को, राइट। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नाउन के। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है आज का, ठीक है, वो है वन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। इसको नाउन के चैप्टर में जो है वन ऑफ कॉन्सेप्ट बोला जाता है। जब भी किसी स्टेटमेंट में वन ऑफ आता है तो यू पीपल हैव टू कीप 2 पॉइंट्स इन योर माइंड। आपको दो बातों को हमेशा ही ध्यान रखना है, राइट। सबसे पहली बात, वन ऑफ के साथ जो वन ऑफ होता है, वन ऑफ के साथ हमेशा जो नाउन होता है वो हमेशा ही प्लूरल लिखा जाता है, और वन ऑफ के साथ हमेशा ही जो वर्ब होती है वो लिखी जाती है सिंगुलर फॉर्म में, राइट। तो वन ऑफ टेक 2 कॉन्सेप्ट्स विद इट। वन ऑफ के साथ दो बातों का हमेशा ध्यान रखना आपने। सबसे पहली बात, इसके साथ जो नाउन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा हमेशा नाउन गोज प्लूरल, राइट। नाउन क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स? प्लूरल। क्योंकि वन ऑफ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? एक। तो आउट ऑफ मेनी ही तो कोई एक होगा ना, ठीक है। बहुत सारों में से एक की बात करते हैं, आउट ऑफ मेनी हम किसी एक की बात करेंगे, राइट। तो नाउन जाता है प्लूरल। और जो इसके साथ आपको वर्ब लिखनी होती है, राइट, जब भी हम इसके साथ वर्ब लिखते हैं तो वर्ब लिखते हैं हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में, राइट। सो वन ऑफ टेक नाउन गोज प्लूरल एंड हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज टेक सिंगुलर विद इट, राइट। कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं? मेन बात तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन किया। अब मैं 2 एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने बोला, इफ आई से ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास, राइट। तो मैंने बोला कि कोई पर्सन है, वो हमारी क्लास में सबसे लंबा लड़का है, ठीक है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास, राइट। सो हियर वी हैव टू यूज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो ही का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? क्लास के साथ कर रहे हैं। तो क्लास तो मोर देन 2 है। हम सभी जानते हैं कि जब हम 2 से ज्यादा की बात करते हैं तो वहां पे हमेशा ही एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री को लिखा जाता है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है। तो ये वाक्य सही है, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट मैंने सही लिखी है। अब मैं दूसरा लिखता हूं यहां पे। अब मैंने बोला ही इज one of the tallest boys in our class, in our class। अब आपको यहां बताना है यहां बॉय आएगा या बॉयज आएगा, राइट। यहां पे बॉय लिखा जाएगा, बॉयज लिखा जाएगा। अब इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में डिफरेंस है। यहां तो हमने सिंपली कंपैरिजन कर दिया ही का, कि वो ही जो है हमारी क्लास में सबसे लंबा लड़का है। लेकिन यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो ही है वो सारे बॉयज में से या बॉय में से एक लंबा लड़का है, क्योंकि वन ऑफ आ गया अब यहाँ पे, राइट। तो जब भी स्टेटमेंट में वन ऑफ आता है, अब इसके साथ यहाँ पे जो नाउन हिट बजेगा वो बजेगा प्लूरल। तो बॉय नहीं आएगा, बॉयज आएगा। सो ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन आवर क्लास। इन स्पोकन इंग्लिश मोस्टली पीपल स्पीक लाइक दिस, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई टीचर, चलता है स्पीकिंग में। बट रिटर्न में रॉन्ग है। हमें क्या बोलना चाहिए? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मीन्स आउट ऑफ मेनी फ्रेंड्स। या जैसे आप बोलते हो कि वन ऑफ माई टीचर्स यूज्ड टू इंस्पायर मी। तो जितनी भी आपके लाइफ में टीचर्स रहे हैं उनमें से आप कोई एक ऐसे टीचर हैं जो आपको इंस्पायर किया करते थे, तो आप ऐसे बोलोगे वन ऑफ माई टीचर्स यूज्ड टू एनकरेज मी या यूज्ड टू इंस्पायर मी, लाइक दिस, राइट। अब क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? पेपर में देखो ऐसे बोलेगा, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है। बोला इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म producing country in the world, right? So India is A, one of the leading, option number B, film producing country, option number C, in the world, option number D, and there is another option E, that is no error,
राइट। अब ये एक स्टेटमेंट है, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखो ये जो मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आपको यहां पे चीज दी, ये कॉन्सेप्ट है, राइट। दिस इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने दे दिया। अब इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आप प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। थ्योरेटिकली आप कॉन्सेप्ट को जानते हो, बट क्या एग्जाम में आप उस चीज को हिट कर पाते हो, वो सीखना है आपने, ठीक है। जितना जल्दी आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली रूप देने में कामयाब हो जाओगे, तो फिर आपके पेपर क्रैक होने लग जाएंगे, मतलब क्योंकि आपने उस चीज को इंप्लीमेंट करना सीख लिया। सो मेनली इंप्लीमेंटेशन है, it is not important that how much theoretical knowledge you guys have, but how you people implement your theoretical knowledge practically उस given time में। उस गिवन टाइम में जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें इंग्लिश के लिए आपको कितना टाइम में इंग्लिश को करना है, 10 मिनट में करना है, 15 मिनट में करना है, ठीक है। उस गिवन टाइम में आप कितना परफॉर्म करते हो वो मैटर करता है, राइट। जैसे एक जो बैट्समैन होता है, एक जो प्लेयर होता है, वो नेट में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जिस दिन मैच होता है ना, उस गिवन डे पे कौन सा बैट्समैन परफॉर्म करता है, तो वही नाम कमाता है आगे जाके। तो वही एक तरह से आपका भी, आप एग्जांपल्स को कैसे भी वो कर लो। अब बोल रहा है इंडिया इज, भारत एक देश है, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब आपको उसको नाउन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नाउन कहां पे है। कुछ बच्चे यहां फिल्म्स करने लग जाते हैं, फिल्म्स नहीं होगा, यहां पे होगा। कंट्री की जगह पे क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, इट शुड बी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड में तो एक कंट्री नहीं है ना। तो ये बोल रहा है कि वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, उसमें भारत एक क्या है, फिल्म प्रोड्यूसिंग देश है, राइट। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, राइट। ठीक है जी, एक और आपको एग्जांपल दे देता हूं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली spread bad habit is the use of tobacco, right। ये स्टेटमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। एक ऑप्शन और दे देता हूं, ई। वैसे तो सिर्फ एक ही एग्जाम होता है जिसमें 5 ऑप्शंस होती हैं, और होते हैं बैंकिंग के एग्जाम्स। जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उसमें ई तक ऑप्शंस होती हैं, बाकी अदर एग्जाम्स में आपको डी तक ही 4 ही ऑप्शंस मिलती हैं, ठीक है। तो चलो मैंने ई तक बना दिया। अब बोल रहे वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। अब वन ऑफ है ना, मतलब जो फैल रही है, वाइडली स्प्रेड बैड, तो यहां पे आपको नाउन को हिट करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी हैबिट्स, मतलब उस पर्सन की, ठीक है, जो जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, कोई भी इंडिविजुअल है या जिसकी बैड हैबिट्स हैं, उसमें जो उसकी टोबैको लेने की जो आदत है वो वाइडली स्प्रेड हो रही है, राइट। सो मींस आउट ऑफ मेनी हैबिट्स कोई एक ऐसी आदत है, ठीक है, जो टोबैको लेने की है, वो वाइडली स्प्रेड हो रही है। सो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। सो वन ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, नाउन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम्स में ये देखा जाता है। फिर जब हम प्रोनाउन चैप्टर पे आते हैं, तो फिर इसके साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट रिलेट हो जाता है वन ऑफ के साथ, जब रिलेटिव प्रोनाउन आगे आ जाता है। अब इन एग्जाम्पल्स में देखो, आप इस स्टेटमेंट में देख सकते हो सिर्फ अकेला वन ऑफ आ रहा है। इसमें आगे जो है ना तो कहीं हु है, ना ही कहीं हुम है, ना ही कहीं हुज है, ना ही कहीं दैट है, ना ही कहीं विच है, राइट। तो जब वन ऑफ के साथ हु, हुम, हुज, दैट, विच, ये 4-5 वर्ड जो होते हैं, ये जब आगे स्टेटमेंट में आ जाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है। तो उसको फिर वन ऑफ के साथ रिलेटिव प्रोनाउन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जो प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया जाता है, जिसको मैं प्रोनाउन चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको ये चीज बताऊंगा। अकेला वन ऑफ कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको हमेशा नाउन का यही फंडा अप्लाई करना है, तो इसको नाउन का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। लेकिन जब वन ऑफ के साथ आप स्टेटमेंट में हु, हुम, हुज, दैट, विच, वाई, ये 5-6 जो वर्ड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। जब रिलेटिव प्रोनाउन साथ में आता है वन ऑफ के साथ, आपने देखा वन ऑफ आ रहा है, साथ में आगे हु आ रहा है, या हुम आ रहा है, या हुज आ रहा है, या दैट आ रहा है, या विच आ रहा है, या वाई आ रहा है, राइट। तो फिर कॉन्सेप्ट बदल जाता है, ये फिर वहां पे थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आता है। तो वो हम देखेंगे जब प्रोनाउन चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा आपको, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास, राइट। मूव करते हैं आगे। सेकेंड, अब हम चलेंगे, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है और कई एग्जाम में ये पेपर सेटर का फेवरेट रहता है, इसको बोलते हैं नाउन केसेस,
राइट, कारक होते हैं जी नाउन के, नाउन केसेस। सो हाउ मेनी केसेस ऑफ नाउन्स आर देयर? नाउन चैप्टर के अंदर देखा जाए तो इसके टिपिकली टीचर्स तो मोस्टली 3 ही बताते हैं, वैसे इसके 4 या 5, वैसे 8 होते हैं। अगर हम हिंदी का ग्रामर उठाते हैं तो वहां पे 8 कारक हैं इसके, लेकिन इंग्लिश में 5 को ही टीच किया जाता है, ठीक है। 3 जो कारक हैं उसकी रिप्लेसमेंट प्रेपोजिशन ने कर दी है, 3 कारक नहीं पढ़ाए जाते हैं, 6th 7th और 8th, ठीक है। तो 4 या 5 आप पढ़ सकते हो, इसमें 2-3 आपके मतलब 2 इसमें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो कारक है इसका, दैट इज सब्जेक्टिव और nominative case. This is the first, right? You should try to use nominative case instead of कि मैं subjective बोलूं। subjective तो everybody knows, right? तो जो अच्छे लेवल का ग्रामर आप पढ़ोगे, रेनन मार्टिन को पढ़ोगे या ऑक्सफोर्ड ग्रामर पढ़ोगे, तो वहां पे सब्जेक्टिव के लिए आपको दूसरा नाम भी मिलेगा, दैट इज नॉमिनेटिव। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना कि यार नॉमिनेटिव केस क्या होता है, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं लाइफ में, राइट? सो सब्जेक्टिव को ही बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो केस है स्टूडेंट, दैट इज ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। यू शुड ट्राई टू यूज हियर ऑब्जेक्टिव को आपको बोलना चाहिए एक्यूजेटिव। नॉमिनेटिव इज कॉल्ड, subjective is also known as nominative, objective is also known as accusative, third is possessive. This is very very important। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो थर्ड जो केस है इसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में, पोजेसिव और जेनेटिव केस। पोजेसिव इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिव। फोर्थ केस इज दैट इज वोकेटिव केस। वोकेटिव का एक ही नेम है, दैट इज वोकेटिव केस ऑफ नाउन। एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज दैट इज नाउन इन अपोजिशन, या अपोजिटिव केस भी बोलते हैं उसको, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अपोजिटिव। These are the 5 cases। अपोजिटिव या नाउन इन अपोजिशन भी बोल देते हैं इसको, नाउन इन अपोजिशन, राइट? तो क्या होता है ये थोड़ा थोड़ा ये शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा। देखो कभी भी स्टेटमेंट को जब किसी सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं इंग्लिश में, तो आपको एक बेसिक फंडामेंटल पता है कि सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होती है, कहाँ पे सब्जेक्ट हमें लिखना होता है, राइट? इसकी पोजीशन क्या है? सब्जेक्ट कम्स वेयर डज सब्जेक्ट कम इन द स्टेटमेंट? सो सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ऑलवेज नहीं बोल सकते, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब पहले आ जाती है। देखो क्वेश्चन तो तभी बनेगा ना जब आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखोगे, आर यू गोइंग देयर? सो दिस इज इंटरोगेटिव, राइट? सो वर्ब वो अलग बात है कि इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव कम्युनिकेटिव में हमें वर्ब को पहले लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट दूसरी पोजीशन पे आता है। अदरवाइज इन जनरल देखें तो सब्जेक्ट कम्स एट द बिगिनिंग। फिर आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट कहां आता है? तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होती है? हमेशा एंडिंग में होती है। ऑब्जेक्ट 99% एंड में आता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखे जाते हैं। इट कम्स एट द एंडिंग। अब इन दो को, सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव को, मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूं, साथ साथ हम एग्जांपल भी लिख लेते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बोला, इफ आई से हैरी किल्ड अ स्नेक, राइट? हैरी किल्ड अ स्नेक। नाउ हैरी इज व्हाट? प्रॉपर नाउन। इसका ग्रामर क्या है? प्रॉपर नाउन, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन। तो पर्सन प्लेस का जो नाम होता है वो बेसिकली प्रॉपर नाउन में आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो हैरी, किसी भी इंडिविजुअल का जो नेम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। इससे पहले द आर्टिकल कभी नहीं लिखा जाएगा। एक बच्चे ने पिछली क्लास के नीचे कमेंट किया था कि द ओशिन शर्मा, सर ये सही है? नहीं है सही, पता नहीं उन्होंने बोल लिखा है कि मैंने कहीं किसी बुक में पढ़ा है। देखो प्रॉपर नाउन के साथ इन जनरल आर्टिकल द नहीं लिखे जाते हैं। राम इज अ गुड बॉय बोलेंगे, द राम इज अ गुड बॉय नहीं बोलेंगे। लेकिन एक प्रॉपर नाउन की फिर क्वालिफायर कंडीशन होती है। प्रॉपर नाउन की एक क्वालिफायर कंडीशन होती है कि अगर उसके मिडल में हम एडजेक्टिव को लिख देते हैं, जैसे हम बोलते हैं द ग्रेट ब्रिटेन, द अकबर द ग्रेट, ठीक है? अकबर द ग्रेट, यहां पे मैंने ग्रेट एडजेक्टिव लगा दिया। सो अगर हम प्रॉपर नाउन के साथ एडजेक्टिव को लिख देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन क्वालिफायर कंडीशन बोलते हैं उसको। तो फिर वहां पे आर्टिकल द को लिखा जाता है, जैसे द ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, राइट? और फिर अकबर द ग्रेट बोलते हैं। इन जनरल हम
आर्टिकल्स नहीं लिखते हैं प्रॉपर नाउन से पहले, क्योंकि राम, सामने वाला लड़का राहुल है, तो मैं बोलता हूं राहुल इज कमिंग टू द क्लास, राइट? तो मुझे यहां पे एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल रही है, राहुल नेम से मुझे एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई आर्टिकल द उसको स्पेसिफाई करने की वहां पे जरूरत नहीं होती है। तो किसी भी नेम से पहले आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। फिर आप बोलोगे सर द ताजमहल क्यों बोलते हैं, द कुतुब मीनार क्यों बोलते हैं? तो फिर वो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स वाला केस होता है। टिपिकल आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि जो जितने भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स होते हैं उनके नेम से पहले आर्टिकल द को लिखा जाता है। इसलिए हम द ताजमहल बोलते हैं, द कुतुब मीनार बोलते हैं, द रेड फोर्ट बोलते हैं, राइट? तो वो फिर अलग चीज होती है। तो मिक्स मत करा करो। हैरी यहां पे प्रॉपर नाउन है और इसका केस क्या है भाई? नॉमिनेटिव केस है, राइट? किल्ड यहां पे क्या है? हमारी मेन वर्ब है, राइट? और आर्टिकल किससे पहले, डिटर्मिनर किससे पहले लिखे जाते हैं? नाउन से पहले। तो ये क्या बनेगा? नाउन क्या होता है हमारा? नाउन ही 99% क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ये हमारा एक्यूजेटिव केस हो गया। दिस इज आर नॉमिनेटिव केस। किल्ड यहां पे वर्ब है, किसने एक्शन किया? कौन सी वॉइस है ये? आपसे पूछा जाए वॉइस कौन सी है? एक्टिव। सब्जेक्ट किसके ऊपर एक्शन कर रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट वहां पे जो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होता है वो एक्टिव होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं यहां पे सब्जेक्ट हूं और मेरी एजुकेशन को, मेरी टीचिंग को, मेरे जो नॉलेज है उसको आप रिसीव कर रहे हो। सो रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट, जो रेसिपिएंट उसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट उसको बोल सकते हो आप, रेसिपिएंट बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, रिसीवर ऑफ द एक्शन बोल सकते हो। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्ट आपका एक एजेंट होता है। एजेंट भी बोला जाता है सब्जेक्ट को, डोअर भी बोला जाता है सब्जेक्ट को, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन भी बोला जाता है। किसने किसको मारा? हैरी ने किसको किल किया? स्नेक को। तो हैरी क्या बना? सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। एक्शन रिसीव किसने करा? स्नेक ने। तो ये क्या बना? रेसिपिएंट, रिसीवर ऑफ द एक्शन। किल्ड यहां पे क्या बता रही है? मेन वर्ब, एक्शन को बता रही है। वॉइस पूछी जाए कौन सी है? एक्टिव। टेंस पूछा जाए कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, राइट? सिंपल पास्ट है ये और एक्टिव वॉइस है ये। सेंटेंस पूछा जाए आपसे, टेंस नहीं, सेंटेंस पूछा जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर फिर उसके अंदर हम स्टेट्स लिखते हैं, नीचे 4 तरह के वाक्य बनाते हैं, उसमें अफर्मेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव का दूसरा नाम असर्टिव भी होता है। सो असर्टिव ये सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वॉइस एक्टिव है, ठीक है? और यहां पे हैरी हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा एक्यूजेटिव केस है। तो आई होप आपको ये 2 केस समझ आ गए होंगे, ठीक है? जो मैंने यहाँ नेम लिखे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव कुछ नहीं है, इनकी पोजीशन का ध्यान रखना होता है आपने। अब फोर्थ को पहले देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, इसको बाद में पढ़ाता हूं। वोकेटिव केस क्या होता है? व्हाट इज वोकेटिव केस, राइट? वोकेटिव केस ऐसे होता है, मैंने बोला राम गोज टू मार्केट, राइट? राम गोज टू मार्केट। राम सब्जेक्ट है, गोज यहां पे हमारी वर्ब आ गई, ठीक है? तो ये हमारा सब्जेक्ट है राम। अब राम यहां पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट राम हमारा यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है? ये सिंगुलर है। तो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस जब पढ़ाया जाता है, जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस को पुट करना पड़ता है। तो मैंने यहां बोला राम गोज टू मार्केट, मैं यहां पे गो नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने यहां बोला राम कॉमा। डिफरेंस देखो आप चीज का, ठीक है? हेल्प मी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं यहां हेल्प्स लिखूंगा, तो आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है, कि यहां पे हेल्प्स नहीं आ सकते, ठीक है? ये एक नाउन की अलग सिचुएशन होती है, ठीक है? अब आपने उसको, इसको संबोधन बोलते हैं हिंदी में, कुछ संबोधन वाचक संज्ञा कुछ ऐसी होती है, ठीक है? कि किसी को आपने पुकारा, राइट? तो आपने वहां पे एक पॉज लिया छोटा सा, आपने कॉमा पुट किया, पंक्चुएशन को पुट किया यहां पे। राम, आपका कोई दोस्त है राम, राम कॉमा हेल्प मी। क्या यहां पे हेल्प्स होगा? नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड वोकेटिव केस ऑफ नाउन। जब सब्जेक्ट के बाद आप कॉमे को पुट पंक्चुएशन का यूज कर देते हो, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ये पॉइंट यहां पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। सो दिस इज कॉल्ड वोकेटिव केस ऑफ नाउन, राइट? फिर लास्ट वाला कौन सा है? एपोजिटिव कौन सा होता है? देखो एपोजिटिव ऐसे होता है, मैंने बोला गांधी कॉमा द फादर ऑफ नेशन। गांधी मतलब महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन डेड।
commendable work for the nation. ठीक है, अब इसमें एरर नहीं बतानी, मैंने करेक्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब होता क्या है, देखो नाम क्या है, नाउन इन अपोजिशन, अपोजिटिव। अपोजिटिव मतलब यार जब हम कोई नाउन लिख रहे हैं, जब हमने कोई नाम लिखा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हमने एक पंक्चुएशन का यूज किया और उसके ही ऑपोजिट में अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो गांधी है और द फादर ऑफ नेशन है, ये 2 पर्सन है या एक है, तो आप बोलोगे सर एक ही तो है। तो यही होता है नाउन इन अपोजिशन, कि जब हम उस नाउन के जैसे महात्मा गांधी यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, उसके अपोजिशन में ही जब हम उन्हें उसके ही रेफरेंस में कुछ लिख देते हैं, ऐसे भी सेंटेंसेस आपने पढ़े हुए इंग्लिश में, तो दिस इज कॉल्ड, ये नाउन के डिफरेंट कारक हैं, ये नाउन के अलग अलग रूप होते हैं। कैसे, ऐसे थोड़ी है कि राम आ गया तो वो नाउन है या कॉमन नाउन है, ठीक है, तो इसके डिफरेंट रूप होते हैं। तो ये आपको हल्का सा पता होना चाहिए, अपोजिशन केस ऐसे होता है, वोकेटिव ऐसे होता है, राइट। और अब हमारा लास्ट जो केस बचा, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी आप कोई एग्जाम फाइट करते हो, चाहे स्टेट का एग्जाम है, चाहे कोई सेंटर का एग्जाम है, चाहे कोई बैंकिंग एग्जाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो जितने भी पेपर सेट करने वाले जो बंदे होते हैं ना, ये भी उनका एक चॉइस रहता है कि एक आधा सवाल ना यहां से मैं डालूं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोजेसिव, जिसके ऊपर थोड़ी थ्योरी भी ज्यादा बनती है। तो हम देख लेते हैं व्हाट इज पोजेसिव, राइट। पोजेसिव केस होता क्या है, ठीक है। पोजेसिव का दूसरा मीनिंग मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, मतलब पोजेसिव को हम दूसरे नेम से क्या जानते हैं, हम इसको जेनेटिव भी बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिव केस। पोजेसिव बोल लीजिए या जेनेटिव बोल लीजिए। अब पोजेसिव का जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है, पोजेसिव मतलब पोजेशन। पोजेशन मीन्स ऑनरशिप, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं हक जताना, अधिकार, हक, राइट। तो जेनेटिव भी वही होता है, पोजेसिव भी होता है। हालांकि पोजेसिव का एक दूसरा मीनिंग भी होता है पोजेशन। कई लोग बड़े पोजेसिव होते हैं लाइफ में, राइट, मतलब छोटी छोटी बातों को लेके बड़ी टेंशन लेते हैं, छोटी छोटी बातों की बड़ी केयर करते हैं, टेंशन लेते हैं, ठीक है, किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजेसिव। बट उसका मीनिंग हम यहाँ पे ये नहीं ले रहे, हम यहाँ पे इसका मीनिंग ले रहे हैं ऑनरशिप से, कब्जा, अधिकार, राइट। अब इसको बनाने के लिए नाउन बोलता है यहाँ पे 2 मेथड बताता है ये, राइट। ये बोलता है कि भाई 2 तरह से बनाने होते हैं, ये पोजेसिव केस को 2 तरह से बनाया जाता है। जब तो बात की जाती है लिविंग बीइंग की, राइट, तो ये बोलता है कि भाई ऐसे कॉमा डाल के जो हम डालते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एपोस्ट्रोफियस। जब हम लिविंग बीइंग की बात करेंगे, जब हम लिविंग पोजेशन को शो करते हैं, तो देयर वी हैव टू यूज एपोस्ट्रोफियस, राइट। जैसे दिस इज राम्स कार, दिस इज मोहन्स अम्ब्रेला। घरों के बाहर देखा होगा आपने, लिखा होता है गुप्ताज हाउस, शर्माज फैमिली, राइट। तो ये एपोस्ट्रोफी, ये लिविंग पोजेशन है, तो वहां पे ये बोलता है। और ये बोलता है कि जब नॉन लिविंग की बात करनी हो आपने, अगर सेंटेंस में नॉन लिविंग का केस हो, तो वहां बोलता है कि प्रेपोजिशन ऑफ की हेल्प लिया करो। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है लिविंग नॉन लिविंग में। इस पे थोड़े क्वेश्चन मैंने देखे एग्जाम में, कई बार डाल देता है, छोटे लेवल पे पेपर फाइट करोगे तो दे देगा आपको, राइट। तो ऑफ वहां पे लग जाता है। जैसे मैंने बोला, ठीक है, जैसे फैन है, यहां पे मैं बोलता हूं फैंस ब्लेड, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसके एग्जांपल देता हूं, आई वेंट टू माय कजन हाउस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि सर ये तो गलत है, ऐसे लिखना तो गलत होता है। आई वेंट टू माय कजन नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए, इट शुड बी कजन्स हाउस, राइट। क्योंकि ये जो हाउस है, और एक बात का और ध्यान रखना आपने कि ये तभी लिखा जाएगा जब आगे नाउन हो, ठीक है, नाउन होना चाहिए आगे, तब आप उसी चीज पे तो पोजेशन शो करोगे ना। राम्स कार, मोहन समरेला, राइट, तो आगे नाउन लिखे जा रहे हैं, तो हमें वहां पे पोजेशन शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो आप बोल रहे हो कि मैं अपने कजन के घर गई, हालांकि इसका हिंदी में कुछ ऐसा मीनिंग होता का के की। दिस इज राम्स बैग, कि ये राम का बैग है। दिस इज मोहन अम्ब्रेला, ठीक है, तो का के की कुछ ऐसा मीनिंग ये हमें देता है। नॉन लिविंग की जब बात करते हैं तो वहां पे बोलता है, जैसे मैं बोलता हूं फैंस ब्लेड, मान लो आपको ऐसे आ जाए, शॉर्ट में लिख रहा हूं फैंस ब्लेड, और ये ऑप्शन ए हो, तो आपको इस पे टिक मार के आना है। द टेबल्स लेग्स, गलत। द चेयर्स लेग्स, गलत, क्योंकि चेयर नॉन लिविंग है, ठीक है। अब आपको पता है फैंस ब्लेड को आप कैसे ऑफ की हेल्प से बोलता है, तो आप करोगे ब्लेड ऑफ फैन। इसको करेक्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ब्लेड ऑफ फैन, राइट, ब्लेड ऑफ फैन। द लेग्स ऑफ चेयर, द लेग्स ऑफ टेबल,
ऑफ की हेल्प से आपको वहां पे केस बना देना है। ये एक इन जनरल कॉन्सेप्ट है जो नाउन के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, कि भाई लिविंग में ऐसे करा करो, नॉन लिविंग में ऐसे करा करो। लेकिन क्या ये बात यहीं तक लिमिटेड है? नहीं, कुछ ऐसे नॉन लिविंग जगहें भी होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे आप एपोस्ट्रोफी एस को नॉन लिविंग में भी लगा सकते हो। उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो मैं वो उसकी तरफ मूव कर रहा हूं और ऊपर में हेडिंग दे रहा हूं यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। कुछ अदर सिचुएशंस भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि लिविंग नॉन लिविंग का ही ध्यान रखना है। कहीं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप वहां पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया और आपने यही रूल लगा दिया, आपको इसके अलावा भी बातें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी अदर सिचुएशंस होती हैं जहां पे आप नॉन लिविंग सिचुएशंस में भी अपोस्ट्रोफी एस को लगा सकते हो, राइट। तो जैसे इसकी पहली जो सिचुएशन है मैं बताने जा रहा हूं, जितने भी टाइम को डिनोट करने वाले नाउन्स होते हैं, टाइम डिनोटिंग नाउन्स, टाइम को डिनोट करने वाले जो नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वहां पे हम एपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग में लगा सकते हैं। जैसे मूवमेंट्स डिले, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा बात को, राइट। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है मूवमेंट्स डिले, राइट। उसके बाद हम लिख सकते हैं वीक स्लीप, मंथ्स वेकेशन, एक्सेट्रा, सारे सही हैं। अब ऐसा नहीं है आपने नॉन लिविंग का रूल अप्लाई कर दिया और कहीं सेंटेंस में आ गया वीक स्लीव लिखा हुआ तो वहां पे मार्क करके आ गया भाई ये गलती है जी, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी टाइम डिनोटिंग नाउन्स होते हैं वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विद देम, राइट। तो टाइम डिनोटिंग नाउन्स अपने साथ एपोस्ट्रोफी एस को लेते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, वेट डिनोटिंग नाउन्स। वेट कौन सा वेट? भार वाला, वजन वाला। इसका क्वेश्चन आया हुआ पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, वेट डिनोटिंग पे, ठीक है, कि एक्सेप्शनल केसेस पे जो बात उसको ये लगता है कि यार ये नहीं जानता होगा बच्चा, तो वहीं से डालेगा ना, लिविंग नॉन लिविंग पे थोड़ी देगा आपको क्वेश्चन। वो तो ऐसी बात उठाएगा जहां पे जो आपको एक्सेप्शनल जो बात होगी, जो उसको ये लगता होगा कि यार ये पक्का बच्चे को नहीं पता होगा या उसने नहीं पढ़ा होगा, राइट। तो आपको देखना होगा, कॉन्सेप्ट को खंगालना पड़ेगा आपको कहाँ पे छुपे हुए हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ वेट डिनोटिंग नाउन्स में हम बोल सकते हैं अ टन्स वेट, अ ग्राम्स वेट, करेक्ट है, गलत नहीं है। तो जितने भी टाइम को समयक बताने वाले संज्ञाएं होती है, नाउन्स होते हैं, वहां लग जाता है, ठीक है। वेट डिनोट करने वाले नाउन्स होते हैं, वहां लग जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, विथ सम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऐसी प्राकृतिक बातें होती हैं वो नेचुरली हमारे मुंह से निकल जाती हैं, वहां पे लग जाता है, ठीक है। जैसे एज ए ह्यूमन बींग, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन इंसान का जब बोलते हैं ना टाइम खराब होता है, तो जो अच्छा करता है वो जो भी काम करेगा उल्टा ही होता है, वो उसके साथ बुरा ही होता चलता है, ठीक है। तो फिर एंड में जब इंसान थक हार जाता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है लेकिन उसको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलते हैं, नेगेटिव रिजल्ट आने लग जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो थक हार के एक बात बोलता है, जैसी भगवान की मर्जी, मुंह से निकलता है, जिद्दा रब दी मर्जी। तो ये नेचुरली है, ये ऐसा नहीं कि आपको किसी ने सिखाया भाई अब बोल, नहीं, ये नेचुरल निकलता है मुंह से, भाई जैसी भगवान की मर्जी, नहीं होगा हमारी किस्मत में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेवंस विल, यहां लग जाएगा हेवंस विल, दिल की शांति, हर्ट्स कंटेंट, यहां लग जाएगा, राइट। सूर्य का गुस्सा, द सन्स रेज या द सन्स फरी, ये कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वहां पे लिखा जाएगा तो गलत नहीं होता, वहां पे एपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग में भी लग जाएगा। थर्ड पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट और क्या है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ लग जाता है।
जितने भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते कौन से हैं। तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, शॉर्टकट इसका याद रखना, जितने भी वर्ड्स बडी पे खत्म होते हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड्स वन पे एंड होते हैं, जितने भी वर्ड्स थिंग पे एंड होते हैं। इंग्लिश में ये शॉर्टकट याद रखना, बडी, वन और थिंग पे जितने भी वर्ड्स एंड होते हैं वो हमेशा ही इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। व्हाई दीज आर कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउंस? क्योंकि इन शब्दों के थ्रू हमें कभी भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसे आप बोलते हो समबडी इज कमिंग, कोई आ रहा है, अब वो कोई कौन है हमें पता नहीं लग रहा, ठीक है। समबडी, सम, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, वन में समवन, नो वन, एनीवन, राइट, एवरीवन, थिंग में समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सारे वो होते हैं। आप बोलते हो समथिंग इज सीरियस, नथिंग इज सीरियस, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ सही चल रहा है। समवन इज अटेंडिंग हिज क्लास, कोई अपनी क्लास लगा रहा है। somebody is coming to the station, कोई स्टेशन आ रहा है लेने हमें, रिसीव करने, पता नहीं कौन आ रहा है, मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, राम आ रहा है, राहुल आ रहा है, कोई पता नहीं है। सो इन शब्दों के थ्रू हमें कभी भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउंस, राइट। तो बोलता है इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ अपोस्ट्रोफी एस को लिखा जाता है। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे मैंने बोला somebody's बिजनेस, somebody's बिजनेस, कहावत है ये, is nobody's business। This is a proverb, somebody's business is nobody's business। तो यहां पे भी लग गया और यहां पे भी लग गया। एक बात ध्यान रखना, इसके साथ नहीं लगता। जो थिंग वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस को नहीं लगाया जाता। थिंग वाले जितने भी नाउन्स होते हैं, मतलब सॉरी इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, ये नॉन लिविंग को रेफर करते हैं। और वन और बडी वाले हमेशा ही पर्सन के लिए लगते हैं। लिविंग बीइंग के लिए समबडी और समवन लगेगा, समथिंग जो है वो नॉन लिविंग के लिए लगेगा। तो जो एपोस्ट्रोफी एस होता है वो बडी और वन वालों के साथ तो लगता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ उसको नहीं लगाया जाता। ये बात आपने यहां ध्यान रखनी है। somebody's business is nobody's business, this is a proverb, actually this statement is absolutely correct, right। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ अगर किसी सेंटेंस में इंडेफिनेट प्रोनाउन भी दे रहा है और उसके साथ आगे एल्स भी दे रहा है, somebody's else, now this is absolutely incorrect। अब ये गलत है, ठीक है। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ जब एल्स लग के आता है तो फिर वहां पे हम इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस को नहीं लिखते हैं। ये सिचुएशन रॉन्ग होती है। इसको करेक्ट करना हो तो कैसे होगा? करेक्ट वन ऐसे होगा, somebody else is, somebody else is। अब आप कहां लगाओगे स्टूडेंट्स? एल्स में लगाओगे। क्वेश्चन आया हुआ जी पेपर में, बोला आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, आगे बोला इट इज somebody's else, जबकि वहां होना था इट इज somebody else's। सो आई डो नॉट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज somebody's else, ऐसे पेपर में आया था तो आपको वहां करेक्शन करनी थी इट इज somebody else's। तो फिर else में लिखा जाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ पॉइंट एक लास्ट और बता देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, अगली स्लाइड पे लिखता हूं, मैंने लिखा बॉयज हॉस्टल, एक मैंने सिचुएशन ऐसे दी। सेकंड मैंने लिखा गर्ल्स हॉस्टल, आपसे मैं पूछूं ये सही है गलत है? दोनों रॉन्ग है, बोथ आर इनकरेक्ट। दूसरी सिचुएशन मैंने लिखा डायरेक्ट बॉयज हॉस्टल, फिर मैंने लिखा गर्ल्स हॉस्टल। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये सिचुएशन सेकंड वाली, ये सेकंड ले लेते हैं, ये फर्स्ट थी, तो फर्स्ट तो रॉन्ग है दोनों, तो क्या ये दूसरी सही है? नहीं, ये भी गलत है। तो आप बोलोगे सर सही कैसे होगा? देखो सही ऐसे होगा, थर्ड सिचुएशन, नाउ दिस इज करेक्ट। अब आप बोलोगे ये क्या चक्कर है, यहां तो हम मोस्टली पीछे जो लगे जितने भी लगाए हमने एस से पहले लगाए, वहां तो बाद में लग रहा है। तो होता ये है, सिचुएशन ये है कि कोई भी जो नाउन है, जैसे बॉय है, राइट, तो आपको पता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो एट्रीब्यूट है वो पार्ट ऑफ स्पीच में 3 चैप्टर का होता है।
आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार सिंगुलर प्लूरल कौन कौन से चैप्टर के बनते हैं। 3 ही ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच के चैप्टर हैं जिनके सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाई जाती है, जिसमें पहला जो चैप्टर आता है वो है हमारा नाउन। नाउन के सिंगुलर प्लूरल होते हैं, मैन का मेन होता है, वुमेन का वमेन होता है, राइट, बॉय का बॉयज होता है, गर्ल का गर्ल्स होता है। ये तो बचपन से में पढ़ा आपने, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, राइट। तो नाउन का एट्रीब्यूट होता है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे पूछूं भाई, दूसरा कौन सा चैप्टर होता है? प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन के भी सिंगुलर से प्लूरल होते हैं। जैसे ही का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। ही इज कमिंग मतलब एक बंदा है, दे आर कमिंग मतलब बहुत सारे बंदे हैं, तो ही का दे प्लूरल होता है। प्रोनाउन का भी एट्रीब्यूट है सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने का। थर्ड कौन सा है? वर्ब। ठीक है, सिंगुलर में हम ही गोज बोलते हैं, प्लूरल में हम दे गो बोलते हैं। ठीक है, गोज हमारी सिंगुलर फॉर्म है और गो हमारी प्लूरल फॉर्म है। तो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इन 3 चैप्टर के सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं। बाकी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के चैप्टर का कोई प्लूरल नहीं होता है। एडजेक्टिव नेवर हैज इट्स प्लूरल, राइट। प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इनके प्लूरल नहीं होते। ठीक है, तो बॉय का प्लूरल क्या होता है भाई? बॉयज होता है। आप बोलोगे सर बॉयज होता है, तो ये पॉइंट ये बोलता है, यहाँ पे जो कॉमा ऊपर लिखते हैं ना, इसका रीजन ये होता है कि जिस भी नाउन की प्लूरल में, जिस भी नाउन में प्लूरल में हम एस लगाते हैं, उसके हमेशा कॉमा ऊपर लगता है। मतलब जो नाउन ऑलरेडी प्लूरल में अपने साथ पहले से एस लेता है, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, तो उसके ऊपर कॉमे को लिखा जाता है, अपोस्ट्रोफी एस उसके ऊपर लगाया जाता है। ये एक रीजन होता है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट एक और बचता है, नंबर पता नहीं कौन सा है, 6th है 7th है। ठीक है, एक हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। एक हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है स्टूडेंट, राइट। उसके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस को लगाया जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा होता है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको रेसिप्रोकल का मीनिंग बता देता हूं। रेसिप्रोकल जो वर्ड होता है ये बनता है रेसिप्रोकेट से। रेसिप्रोकेट से ही रेसिप्रोकल बनता है, और रेसिप्रोकेट का मीनिंग होता है गिव एंड टेक, राइट। एक हाथ लेना, दूसरे हाथ देना। आप किसी को कुछ सिखा रहे हो और सामने वाला बंदा आपको कुछ अलग सिखा रहा है, तो मतलब गिव एंड टेक हो रहा है, चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, बिजनेस जैसे होता है। ठीक है, आप पैसे देते हो, चीज को लेते हो, वही रेसिप्रोकल होता है। इसके अंडर 2 वर्ड लिखे जाते हैं। ठीक है, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर, राइट। ये दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। इनके साथ भी आप अपोस्ट्रोफी एस को लगा सकते हो। लगता है, बोलता है, लगाना होता है। ठीक है, ईच अदर्स वन अनदर्स लगेगा कब? जब इनके बाद आगे नाउन आएगा। सिचुएशन यही है लगाने की, नाउन आना चाहिए आगे, यहां नाउन होना चाहिए, राइट, यहां पे नाउन होना चाहिए। अब मैंने बोला वी शुड हेल्प ईच अदर या वन अनदर, पहली बात तो ये। अब ये जो ईच अदर होता है ये आता है 2 में, और वन अनदर जो आता है ये आता है मोर देन 2 में। हालांकि लोग वी के साथ ईच अदर ही बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन जो वी होता है, याद रखना, जो वी है और दे है, इन जनरल इनको प्लूरल काउंट करते हैं। मतलब ये 2 नहीं मानने आपने, ये 3 4 5 कुछ भी मान लो इनको, ये 2 नहीं होते। तो हमें वी के साथ ईच अदर नहीं बोलना चाहिए, वन अनदर बोलना चाहिए। मैंने बोला वी शुड हेल्प वन अनदर। क्या अभी यहां मैं ऐसे बोलूंगा वी शुड हेल्प वन अनदर्स? नहीं। क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि आगे नाउन नहीं लिख रहा हूं मैं। लेकिन मैं बोलता हूं वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर्स आइडियाज। अब मैंने आइडियाज आगे नाउन को लिख दिया, राइट। तो हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को सुनना भी चाहिए, खुद ही नहीं बोलना चाहिए, बक बक करते रहना चाहिए कि मुझे ही आता है, मैं ही जानता हूं। सबकी बात सुनो, राइट। तो अगर नाउन नहीं आएगा तो हमें अपोस्ट्रोफी एस को नहीं लिखना है, क्योंकि पोजेशन तो नाउन पे शो करेंगे ना हम। तो हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलता हूं देन आई हैव टू यूज देयर वन अनदर्स आइडियाज, राइट। लेकिन वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर, वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर, फिर यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस को नहीं लगाया जाएगा। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, यही नाउन है। नाउन के अंदर आपको सिंगुलर नंबर, इसके जेंडर वाला कॉन्सेप्ट रह गया। 4 तरह के जेंडर होते हैं। एक मैस्कुलिन होता है जिसमें मेल आते हैं, एक फेमिनिन जेंडर होता है जिसमें फीमेल आते हैं, एक कॉमन जेंडर होता है। स्टूडेंट, कॉमन जेंडर का ध्यान रखना, हमेशा छोटे मोटे एग्जाम्स में आ जाते हैं, जैसे टेट लेवल का एग्जाम आप देते हो। ठीक है, कि भाई इसका बताओ, भाई इसका ये कौन सा जेंडर है, डॉक्टर का जेंडर बताओ कौन सा है, टीचर का जेंडर बताओ कौन सा है, स्टूडेंट का जेंडर क्या है,
राइट। अब स्टूडेंट तो बॉय और गर्ल दोनों होते हैं ना, तो ये कॉमन में रखे जाते हैं। डॉक्टर कॉमन जेंडर है, टीचर कॉमन जेंडर है, फिर एक न्यूट्रल जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर भी होता है चौथा। तो जेंडर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा लो लेवल का है, ठीक है, अच्छे लेवल के एग्जाम्स में इनको नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट नाउन्स, ठीक है, इट्स क्लासिफिकेशन। देन आफ्टर कंफ्यूजिंग नाउन्स, राइट, कंफ्यूजिंग नाउन मैंने आपको लास्ट सेशन में बताए थे। एक ये पॉजेसिव केस वाला जो 5-6 आपको एक्सेप्शंस बताई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।